मेरे प्यारे बच्चों, मैं उमेश कुमार राय, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, इंटर कॉलेज शोहल। आप लोगों ने केमिस्ट्री में 2 बुक्स पढ़ी है। आपके सेकेंड पार्ट के लास्ट चैप्टर के अंतर्गत आपको दैनिक जीवन में रसायन पढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। एक औषधि के क्षेत्र में रसायन, एक भोजन में रसायन और एक अपमार्जक। इस चैप्टर में हम औषधि के क्षेत्र में रसायन के अंतर्गत विभिन्न रासायनिक पदार्थों का हमारे दैनिक जीवन में, मेडिसिन में क्या यूज है उसको पढ़ेंगे। भोजन में रसायन के अंतर्गत हम भोज्य पदार्थों में रसायन का क्या उपयोग होता है। आप स्वीटनर लेते हैं, शुगर फ्री लेते हैं, उसमें किस रसायन का प्रयोग किया जाएगा। इसमें विभिन्न जो कृत्रिम मधुरक होते हैं उसका कैलोरी मान कैसे शून्य हो जाता है, शुगर फ्री कैसे बनता है, इसका अध्ययन हम करेंगे। फूड प्रिजर्वेटिव किसको बोलते हैं, कैसे अचार वगैरह में डालने के लिए हम सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, तीसरे टॉपिक के अंतर्गत अपमार्जक हम पढ़ेंगे। अपमार्जक में साबुन और डिटर्जेंट किसको कहा जाता है, साबुन और डिटर्जेंट बनता कैसे है, उसका निर्मलन क्रिया कैसे है, उसके बारे में समझेंगे। आज के लेक्चर में हम औषधि के रसायन पर चर्चा करेंगे। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न रसायनों का प्रयोग, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायनों के प्रयोग के द्वारा रोगों के उपचार के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे रसायन चिकित्सा, कीमोथेरेपी या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कीमोथेरेपी शब्द को सर्वप्रथम 1913 में पाउल एहरनिच ने किया था, जिन्हें आधुनिक चिकित्सा का पिता भी कहा जाता है। इसमें देखो, चिकित्सा के बारे में हम पढ़ें तो औषधि के बारे में पढ़ा जाना आवश्यक है। औषधि या ड्रग्स किसको बोला जाता है। औषधि जिसको कि हम अगर तबीयत वगैरह गड़बड़ होती है तो लेते हैं, तो औषधि वे प्राकृतिक अथवा संश्लेषित रासायनिक पदार्थ है जिनका उपयोग रोगों के निदान, निवारण व उपचार में करते हैं, उसे औषधि या ड्रग्स बोला जाता है। इसमें मेरे प्यारे बच्चों, हमारे मन में ये सवाल उठता है कि औषधि जब हमारे शरीर में जाती है तो वो वर्क कहाँ करती है, कहाँ क्रिया करती है। तो औषधि हमारे शरीर में जाकर के जैव अणुओं से क्रिया करती है। जैव अणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक अम्ल है, इस पर क्रिया करती है। इसको ड्रग लक्ष्य या औषधि लक्ष्य या ड्रग टारगेट बोला जाता है। इसमें हम अक्सर मैगजीनों में या समाचारों में पढ़ते हैं कि फलाना व्यक्ति जो है वो इतना ड्रग्स के साथ पकड़ा गया, फलाना व्यक्ति ड्रग्स का सेवन करते हुए पकड़ा गया। तो क्या किसी तरीके से ड्रग्स जो है हमारे जो नियम कानून है उसके खिलाफ भी है क्या, इसके बारे में हम जाने तो ड्रग्स और औषधि दोनों में रासायनिक रूप से और कार्य में कोई अंतर नहीं होता। अंतर कहाँ होता है, तो अंतर औषधि का कोई पार्श्व प्रभाव नहीं होता, औषधि का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ड्रग्स का साइड इफेक्ट होता है। इसमें यानी कि किसी रोग के इलाज के लिए हम किसी दवा का प्रयोग करें और उसके कारण से कोई अन्य रोग हो जाए, तो औषधि में ऐसा नहीं देखने में आता है, परंतु ड्रग्स में ऐसा देखने में आता है कि व्यक्ति की जो मानसिक चेतना है वो क्षीण हो जाती है, ये सब देखने में आता है। औषधि का व्यक्ति आदी नहीं होता, एडिक्ट नहीं होता, लेकिन ड्रग्स का व्यक्ति आदी हो जाता है। औषधि का उदाहरण हम देखें तो इसमें आप पैरासीटामॉल है, एस्पिरिन है, आप पेनिसिलिन ले सकते हैं, सिट्राजिन है, एविल है, और ड्रग्स के अंतर्गत अफीम, मॉर्फिन इत्यादि आता है। इसमें आदी होने का मतलब क्या है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कि बुखार आने पर पैरासीटामॉल लेता होगा और बुखार समाप्त होने के बावजूद पैरासीटामॉल लगातार खा रहा होगा, ऐसा व्यक्ति आपने नहीं देखा है, तो व्यक्ति आदती नहीं होता है। जबकि ड्रग्स का व्यक्ति अगर अफीम और मॉर्फिन अगर प्रयोग करना शुरू करता है तो व्यक्ति उस समस्या से निजात के बाद भी उसका सेवन करता रहता है। तो ये औषधि और ड्रग्स में अंतर है। इसके रासायनिक स्वरूप और
कार्य में विशेष कोई अंतर नहीं है, केवल सामाजिक व कानूनी रूप से दोनों में अंतर है। ड्रग्स जो है एक निश्चित सीमा से अगर अधिक लेंगे तो मानसिक चेतना क्षीण होने लगती है। मेरे प्यारे बच्चों, औषधि हम पढ़ रहे हैं। औषधि का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। इसमें पहला है औषधि प्रभाव के आधार पर, दूसरा है औषधि कार्य के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर और आणविक लक्ष्य के आधार पर। इसमें औषधि प्रभाव के आधार पर क्या है, इस प्रकार का वर्गीकरण चिकित्सकों के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि यह किसी विशिष्ट रोग के लिए पूरा एक श्रेणी, मेडिसिन की एक श्रेणी प्रदान करता है। जैसे किसी को पीड़ा है, पेन है, तो उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन किलर दे देगा। अगर किसी व्यक्ति को सूक्ष्म जीवों से समस्या है, संक्रमण से समस्या है, तो उसके लिए प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक वो दे देगा। औषधि के कार्य के आधार पर, तो इसके अंतर्गत यह वर्गीकरण किसी विशेष जैव रासायनिक प्रक्रम पर ड्रग के कार्य पर आधारित है। जैसे अगर औषधि का प्रयोग एलर्जी के नियंत्रण में करते हैं तो इसके लिए प्रतिहिस्टामिन का प्रयोग किया जाता है। हमारे शरीर में हिस्टामिन का स्राव होता है जो बाहरी वातावरण के प्रति हमारे शरीर को सेंसिटिव बनाता है, तो उसके नियंत्रण के लिए प्रतिहिस्टामिन का प्रयोग करेंगे। यदि किसी व्यक्ति को ज्वर वगैरह है, बुखार है, तो उसे एंटीपायरेटिक दवाएं दी जाती हैं। इसमें फिर रासायनिक संरचना के आधार पर औषधियां जो होती हैं वो रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकृत की गई हैं। एक विशेष रासायनिक संरचना युक्त औषधि कार्य में और संरचना में समान होती हैं। जैसे इसमें आपका सल्फा औषधि सल्फेनामाइड का व्युत्पन्न है। इसमें सल्फाडाइजीन और सल्फापिरिडीन इसका उदाहरण है। मेरे प्यारे बच्चों, आणविक लक्ष्य के आधार पर वर्गीकृत किया गया है औषधि को। आणविक लक्ष्य अभी आपको बताए हैं कि कोई व्यक्ति है जब मेडिसिन लेता है तो उसके शरीर में जाकर के मेडिसिन जो होगा वो कहाँ, जैव अणुओं पर, जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, एंजाइम है, उस पर जाकर के अटैक करता है। तो इसमें किसी भी औषधि का चयन लक्ष्य की प्रकृति से भी संबंधित होता है, जिन्हें आणविक लक्ष्य कहा जाता है। जैसा पीछे अभी हम बताए हैं, प्रत्येक औषधि शरीर में स्थित आणविक लक्ष्यों से परस्पर क्रिया करके और जैविक प्रभाव उत्पन्न करती है। तो इसमें इन 4 आधार पर बांटा गया है। एक है औषधि प्रभाव के आधार पर, एक है औषधि कार्य के आधार पर, एक है रासायनिक संरचना के आधार पर और चौथा है आणविक लक्ष्य के आधार पर। मेरे प्यारे बच्चों, शरीर में जाकर के मेडिसिन जब जाता है तो एंजाइम, इसमें एंजाइम पर जब जाएगा तो एंजाइम जो होगा वो सबस्ट्रेट से क्रिया करके और एक संयुक्त कंपाउंड बनाएगा, और संयुक्त कंपाउंड बनाने के बाद एंजाइम फिर अलग हो जाएगा और सबस्ट्रेट जो होगा वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, जिसे हम एंजाइम का ताला कुंजी सिद्धांत भी बोलते हैं। उसके द्वारा क्रिया करता है। इसमें अब मेरे प्यारे बच्चों, अगले प्रक्रम में विभिन्न प्रकार की औषधियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें कि कौन सी औषधि है वो किस रोग के लिए दी जाती है, कौन से रासायनिक पदार्थ का उपयोग उसमें होगा, उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो इसमें पहला है प्रत्यम, एंटासिड। एंटासिड किसको बोलेंगे? तो ऐसा रासायनिक पदार्थ जो कि आमाशय की अम्लीयता को कम कर दे, यानी कि पीएच वैल्यू को बढ़ा दे, उसी को बोला जाता है एंटासिड। एंटासिड के अंतर्गत आप डाइजीन का प्रयोग बहुतायत मात्रा में होने वाली औषधि है। ओमिप्रोजोल है, रेनिटिडीन है, सिमेटिडीन है। रेनिटिडीन जब औषधि बनी थी तो ये पूरे विश्व में सर्वाधिक मात्रा में यूज की जाने वाली औषधि थी सिमेटिडीन के बनने तक। इसमें प्रति अम्ल में क्या है, अम्लीयता को कम करना है आमाशय की। तो इसमें हम क्या करेंगे, कोई क्षार हम डालेंगे जो कि उदासीन कर देगा। उसके लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 का प्रयोग करेंगे, जो अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बना देगा, उसको न्यूट्रल करेगा। तो प्रति अम्ल आमाशय की अम्लीयता को कम करेगा। फिर इसके बाद अगली औषधि आती है प्रतिहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन। ऐसा रासायनिक पदार्थ जिसके प्रयोग से
एलर्जी दूर हो। एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी इसको बोला जाता है। जैसे क्या है, कोई व्यक्ति है जो कि दवा के प्रयोग के कारण से उसके चेहरे में सूजन हो जाता है, या बदन में खुजली होने लगती है, या बदन में जलन होने लगेगा, जगह जगह दाने निकल आएंगे, तो मेडिसिन के प्रभाव से ये जो सिम्टम उत्पन्न होते हैं उसको एलर्जी बोला जाता है। बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको कि धूप से या धूल से या धुएं से एलर्जी होती है, या डस्ट के पार्टिकल होते हैं उसके कारण से, फूल वगैरह के कारण से उनके शरीर में जगह जगह चकत्ते उत्पन्न हो जाते हैं। तो उसको दूर करने के लिए प्रतिहिस्टामिन एंटी एलर्जिक मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत एविल और सिट्राजिन लिया जाता है। फिर तीसरे क्रम में पीड़ाहारी या दर्दनाशक पेन किलर। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर के दर्द को दूर कर दे उसे पेन किलर बोला जाता है। पेन किलर में आप उदाहरण अफीम ले सकते हो, हेरोइन ले सकते हो, पैरासीटामोल है, एस्प्रिन है। इसमें पीड़ाहारी या दर्दनाशक को दो वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। एक है निद्राकारी पीड़ाहारी नार्कोटिक पेन किलर, और दूसरा है अनिद्राकारी पीड़ाहारी नॉन नार्कोटिक पेन किलर। निद्राकारी पीड़ाहारी किसको बोला जाएगा? ऐसी औषधि होगी जो कि व्यक्ति के दर्द को समाप्त करने के साथ साथ नींद भी लाएगी, उसे बोला जाएगा निद्राकारी पीड़ाहारी। इसका उदाहरण अफीम, मार्फिन और हेरोइन है, जिसका साइड इफेक्ट अधिक है। और अनिद्राकारी पीड़ाहारी के अंतर्गत पैरासीटामोल, एस्प्रिन इत्यादि है। तो इसमें अनिद्राकारी पीड़ाहारी जो कि ऐसी औषधि होगी जो कि पेन को तो दूर करेगी, दर्द को दूर करेगी, लेकिन उसमें व्यक्ति को नींद नहीं आएगी, उसको अनिद्राकारी पीड़ाहारी या नॉन नार्कोटिक पेन किलर बोला जाएगा। इसके उदाहरण में पैरासीटामोल और एस्पिरिन होगा। पैरासीटामोल पैराएसिटामिनोफेनॉल का ये यौगिक है, और एस्पिरिन एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है। व्यक्तियों को एस्पिरिन खाली पेट न ले जाने की सलाह दी जाती है डॉक्टरों के द्वारा। ऐसा इस कारण से है कि एस्पिरिन खाली पेट अगर आमाशय के अंदर गया तो वो जलघटन होकर के और प्रबल अम्ल सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण करेगा, और सैलिसिलिक अम्ल के कारण से जो आमाशय की दीवार है उस पर अल्सर उत्पन्न हो जाता है, जो कि धीरे धीरे कैंसरस रूप ले लेता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्पिरिन को खाली पेट क्यों नहीं लेना चाहिए। तो एस्पिरिन का जलघटन कराने पर सैलिसिलिक अम्ल उत्पन्न होगा, जो आमाशय की दीवारों पर अल्सर उत्पन्न करेगा। इसके कारण से किसी खाद्य पदार्थ के बाद ही एस्पिरिन का लिया जाना आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद अगला आता है प्रशांतक या ट्रंकुलाइजर या निस्तब्धकारक। ऐसा रासायनिक पदार्थ जो व्यक्ति के शरीर में पाए जाने वाले तनाव को या छोटी बड़ी मानसिक बीमारियों को समाप्त कर देता है, उसी को प्रशांतक या निस्तब्धकारक कहते हैं। इसको भी 2 वर्गों में बांटा गया है, एक हिप्नोटिक प्रशांतक है और एक नॉन हिप्नोटिक प्रशांतक है। हिप्नोटिक प्रशांतक ऐसा प्रशांतक जो तनाव दूर करने के साथ साथ व्यक्ति को नींद लाता है, उसको बोला जाता है हिप्नोटिक प्रशांतक। इसका बोरोनल और सेकोनल उदाहरण है। और नॉन हिप्नोटिक प्रशांतक के अंतर्गत ऐसा प्रशांतक जो कि व्यक्ति के तनाव को दूर करता है बिना नींद लाए, उसे नॉन हिप्नोटिक प्रशांतक बोला जाता है। इसका उदाहरण वैलिन। मेरे प्यारे बच्चों, फिर अगले क्रम में हम प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक वह रासायनिक पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों को रोकते हैं या उन्हें नष्ट करते हैं, उसे प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक कहते हैं। तो ऐसा रासायनिक पदार्थ होगा जो जीवधारियों के शरीर को सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से रोकेगा, उसे प्रतिरोधी बोला जाता है। प्रतिरोधी के अंतर्गत हम डेटॉल का प्रयोग करते हैं, सेवलान का प्रयोग करते हैं, या टिंचर आयोडीन का एल्कोहल में विलयन को बोला जाता है, या फिनॉल का 0.2% विलयन इसमें प्रतिरोधी के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग करते हैं। 0.2% विलयन का क्या मतलब है? आप विलयन में मास परसेंटेज पढ़े हो, जो भारात्मक प्रतिशतता है कि 100 ग्राम में 0.2 ग्राम फिनॉल उपस्थित होगा। इसमें डिटॉल, मेरे प्यारे बच्चों, डिटॉल जो है
मेरे प्यारे बच्चों, डेटॉल जो है वो टर्पिनॉल और क्लोरोजाइलेनॉल का मिश्रण है। ये अक्सर पूछा जाता है कि डेटॉल में कौन कौन से रासायनिक पदार्थ होते हैं। आपको जानना आवश्यक है कि डेटॉल में टर्पिनॉल और क्लोरोजाइलेनॉल का मिश्रण होता है, जिसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। फिर मेरे प्यारे बच्चों, विषसंक्रामी डिसइंफेक्टेंट किसको बोला जाएगा? ऐसे रासायनिक पदार्थ जो हानिकारक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करते हैं उसको विषसंक्रामी बोला जाता है। विषसंक्रामी के अंतर्गत, तो विषसंक्रामी और प्रतिरोधी में क्या अंतर है? दोनों में वो सूक्ष्मजीवों को नष्ट करते हैं। तो प्रतिरोधी जो है वो सजीव वस्तुओं के लिए, जो वो सजीव सब्सटेंस के लिए यूज होता है, और विषसंक्रामी का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं जैसे फर्श वगैरह की सफाई करनी है, यहाँ से सूक्ष्मजीवों को हटाना है, आपके नाली वगैरह से सूक्ष्मजीवों को नष्ट करना है, उसके लिए विषसंक्रामी का प्रयोग करते हैं। विषसंक्रामी के अंतर्गत आप देखोगे कि यंत्रों को अगर जीवाणु से मुक्त करना है उसके लिए प्रयोग करेंगे। इसके लिए लाइजॉल और फिनाल का 1% विलयन इसके लिए यूज किया जाता है। तो इसमें प्रतिरोधी, इसमें भी फिनाल यूज किया गया है और विषसंक्रामी में भी फिनाल यूज किया गया है। तो इसमें आपका प्रतिरोधी में फिनाल का 0.2% था और विषसंक्रामी में फिनाल का 1% विलयन यूज किया जाता है। 1% विलयन यानी कि उसकी सांद्रता अधिक है उसमें फिनाल की, तो इसमें 1% विलयन यूज किया जाएगा, यानी कि सांद्र विलयन का प्रयोग करेंगे, और उसी फिनाल का तनु विलयन का प्रयोग 0.2% विलयन का प्रयोग किया जाएगा एंटीसेप्टिक के रूप में। मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिरोधी और विषसंक्रामी में अंतर पूछा जाता है। प्रतिरोधी जो है वो ऊतकों को हानि नहीं पहुंचाता है, विषसंक्रामी ऊतकों को हानि पहुंचाता है। इसमें फिनाल का 0.2% विलयन और इसमें फिनाल का 1% विलयन होगा। फिर इसके बाद आप प्रति सूक्ष्म जैविकी, रेडी, ठीक। इसके बाद प्रतिजैविक, ऐसा रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक, फफूंद इत्यादि की वृद्धि को रोकने के लिए या समाप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको एंटीबायोटिक बोला जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी व्यक्ति को बैक्टीरियल डिजीज हो, वायरल डिजीज हो, कवक यानी कि फंगल और फफूंद वगैरह के अगर परजीवियों के कारण से अगर संक्रमण हो तो उसको दूर करने के लिए प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। इसमें पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन यूज किया जाता है। अभी हाल के समय में जो वायरल डिजीज है कोविड-19, जो कोरोना वायरस डिजीज है, जिसके औषधि के लिए अभी लगातार प्रयास जारी हैं, इसमें तो वो भी एक वायरल डिजीज है जिसका अभी खोजा जाना, जो एंटीबायोटिक है उसका खोजा जाना अभी शेष है। पूरी दुनिया में अभी इसका सर्च जारी है। तो ऐसी औषधि जिसका प्रयोग बैक्टीरियल डिजीज या फंगल डिजीज या वायरल डिजीज के लिए करते हैं उसको एंटीबायोटिक बोला जाता है। इसमें पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन है। पेनिसिलिन आपको जानना बहुत आवश्यक है कि सबसे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में कवक पेनिसिलियम नोटेटम पर किया था, जिसके लिए इन्हें बाद में चल करके नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। मेरे प्यारे बच्चों, इसके पश्चात प्रतिजनन क्षमता औषधि, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है, ऐसा रासायनिक पदार्थ जो कि महिलाओं के गर्भधारण को रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है या जनन क्षमता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, उसको प्रतिजनन क्षमता औषधि बोला जाता है। इसके अंतर्गत हम नार्थिनड्रान और मेटाजाइलो हाइड्रोक्विनोन लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिजनन क्षमता औषधि का प्रयोग करना महिलाओं के लिए अत्यंत हानिकारक है। इसके कारण से उनका वजन लगातार बढ़ता जाता है, उसमें बंधता भी उत्पन्न होने का खतरा होता है। तो इसमें प्रतिजनन क्षमता औषधि ये गर्भधारण को, महिलाओं में गर्भधारण को रोकता है। इसके पश्चात हम ज्वररोधी एंटीपायरेटिक्स औषधि के बारे में जानें। तो एंटीपायरेटिक्स औषधि वह है ऐसा रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर के सामान्य ताप से अगर उच्च ताप हो तो उस ताप को ये कम कर दे, उसी को एंटीपायरेटिक डिजीज बोला जाता है। एंटीपायरेटिक डिजीज के अंतर्गत पैरासीटामोल और एस्पिरिन है। मेरे प्यारे बच्चों, पैरासीटामोल पैराएसिटामिडोफिनॉल को बोला जाता है
और एस्पिरिन एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है। जैसा कि ऊपर हम आपको बताए थे कि एस्पिरिन का प्रयोग खाली पेट नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर खाली पेट यूज करेंगे तो इसका जलावघटन होगा और जलावघटन के फलस्वरूप सैलिसिलिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है बनता है और वो आमाशय की दीवारों पर अल्सर उत्पन्न करता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने इस वीडियो में निश्चित रूप से, हमको विश्वास है कि आपने औषधि के बारे में पढ़ा कि क्या औषधियां हैं, औषधि किसको बोला जाता है। औषधि ऐसा प्राकृतिक अथवा संश्लेषित रासायनिक पदार्थ जो कि शरीर में उत्पन्न व्याधियों को दूर करने के लिए किया जाता है, उसको औषधि बोला जाता है, औषधि या ड्रग्स बोला जाता है। औषधि और ड्रग्स के ड्रॉबैक के बारे में आपने पढ़ा कि साइड इफेक्ट है, तो औषधि जिसका साइड इफेक्ट विशेष कुछ नहीं होता है, ड्रग्स का पार्श्व प्रभाव साइड इफेक्ट होता है, यानी कि एक रोग सही होगा दूसरा रोग शुरू हो जाएगा। और औषधि का व्यक्ति आदी नहीं होता है, जबकि ड्रग्स का व्यक्ति आदी हो जाता है। औषधि के अंतर्गत हम पैरासीटामोल और एस्पिरिन, पॉलीक्लोरोप्रीन इत्यादि का प्रयोग करते हैं, और ड्रग्स के अंतर्गत अफीम और मॉर्फिन का प्रयोग करते हैं। औषधियों का वर्गीकरण हम लोगों ने पढ़ा। औषधियों का वर्गीकरण औषधीय प्रभाव के आधार पर था, जो मेडिकल से संबंधित है उनके लिए बेनिफिशियल था। औषधि कार्य के आधार पर, यानी कि प्रतिहिस्टामिन, अगर एलर्जी है तो प्रतिहिस्टामिन व्यक्ति को दिया जाएगा। अगर ताप को नियंत्रित करना है शरीर को तो एंटीपायरेटिक्स का यूज किया जाएगा। रासायनिक संरचना के आधार पर समान रासायनिक संरचनाएं यदि औषधि की है तो वो समान वर्क करेंगी, तो उसके आधार पर आप सल्फोनामाइड व्युत्पन्न का उपयोग किया जाता है। ये सल्फापिरिडिन और सल्फाडाइजीन है। फिर आणविक लक्ष्य के आधार पर, आणविक लक्ष्य जैसा आपको बताया गया था कि हमारे शरीर में जो जैव अणु है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, उस पर जाकर के औषधि अटैक करता है, उसी से क्रिया करता है, तो उसी को बोला जाता है औषधि लक्ष्य। तो औषधि लक्ष्य के आधार पर मेडिसिन को बांटा गया है। आणविक लक्ष्य के आधार पर मेडिसिन को बांटा गया है। शरीर में आणविक लक्ष्यों पर परस्पर क्रिया करके और जैविक प्रभाव उत्पन्न करके और शरीर को स्वस्थ करती है। विभिन्न औषधियों के बारे में हमने पढ़ा। प्रति अम्ल, जो आमाशय की अम्लीयता को कम कर दे, उसको प्रति अम्ल बोला गया। इसमें डाइजीन वगैरह बहुत अधिक मात्रा में यूज किया जाता है। रेमेटिडिन सर्वाधिक मात्रा में उपयोग किया जाने वाला एंटासिड था सिनेमेटिडिन के खोज होने तक। मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिहिस्टामिन एंटी एलर्जिक मेडिसिन बोला जाता है, जो कि एलर्जी से व्यक्ति की रक्षा करता है। यदि व्यक्ति को किसी भी चीज से, अगर आप एलर्जी है, किसी मेडिसिन से एलर्जी है, तो उससे ये प्रतिरक्षा करती है। उसके लिए एविल या सिट्राजिन दिया जाता है। पीड़ाहारी या दर्दनाशक, जो दर्द को, हमारे शरीर में उपस्थित दर्द को कम कर दे या समाप्त कर दे, उसको पेन किलर बोला जाएगा। दो प्रकार का, एक था निद्राकारी पीड़ाहारी, एक था अनिद्राकारी पीड़ाहारी। एक था नार्कोटिक पेन किलर, एक नॉन नार्कोटिक पेन किलर। नार्कोटिक पेन किलर जो दर्द को समाप्त करने के साथ साथ नींद भी लाए, नार्कोटिक पेन किलर। हेरोइन, मॉर्फिन और अफीम इसका उदाहरण है। और अनिद्राकारी पीड़ाहारी के अंतर्गत पैरासीटामोल और एस्पिरिन प्रयोग किया जाता है। अनिद्राकारी पीड़ाहारी में व्यक्ति को नींद नहीं आएगी और दर्द दूर हो जाएगा। फिर प्रशांतक या निस्तब्धकारक, ट्रंकुलाइजर जिसको बोला जाता है, तो प्रशांतक के अंतर्गत वो तनाव को या व्यक्ति के छोटी बड़ी मानसिक बीमारियों को दूर करेगा, उसको प्रशांतक या निस्तब्धकारक बोला जाएगा। बोरोनल, सेकोनल, वेलिन इसका उदाहरण है। दो प्रकार का, एक हिप्नोटिक और एक नॉन हिप्नोटिक प्रशांतक था। हिप्नोटिक नींद लाने वाले प्रशांतक और नॉन हिप्नोटिक नींद न लाने वाले प्रशांतक, यानी कि नींद नहीं आएगी और तनाव दूर हो जाएगा। फिर मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक, जो सूक्ष्म जीवों के संक्रमण को दूर करता है और जो सजीव चीजों के लिए यूज किया जाता है, उसको प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक बोला जाता है। यह ऊतकों को हानि नहीं पहुंचाता है, ये इसका उदाहरण है। इसमें आपका टिंचर आयोडीन, आयोडीन का एल्कोहल में बना विलयन, बीटाडीन है। इसमें आप फिनाल का 0.2% विलयन ले सकते हो, तो इसमें फिनाल का 0.2% विलयन, यानी कि ऐसा विलयन होगा तो 100 ग्राम के विलयन में 0.2 ग्राम
आपका फिनाल होगा। फिर डेटॉल जो कि टर्पिनॉल और क्लोरोजाइलेनॉल का मिश्रण है, डेटॉल का यूज इसके लिए किया जाता है। विसंक्रामी के अंतर्गत ऐसा रासायनिक पदार्थ था जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है परंतु ऊतकों को हानि पहुंचाता है, उसको बोला जाता है विसंक्रामी। इसके अंतर्गत हम फिनाल का 1% विलयन लेते हैं, दोनों में अंतर। इसमें प्रतिरोधी में फिनाल का 0.2% विलयन और विसंक्रामी में फिनाल का 1% विलयन लिया जाता है। या इसके अंतर्गत हम ले सकते हैं आप लाइसॉल वगैरह का प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, फिर अगला प्रतिसूक्ष्म जैविकी हम लोगों ने पढ़ा, जो कि रासायनिक पदार्थ, ऐसा रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के संक्रमण को दूर करता है, उसको प्रतिसूक्ष्म जैविकी या एंटी माइक्रोबायल्स बोला जाता है। इसका उदाहरण पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन है। इसके बाद प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स है, ऐसा रासायनिक पदार्थ जो कि बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज से व्यक्ति की रक्षा करता है, उसे प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक बोला जाता है। इसका पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन इसका उदाहरण है। फिर प्रतिजनन क्षमता औषधि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जो महिलाओं के गर्भधारण को रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है या उनके जनन क्षमता को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको प्रतिजनन क्षमता औषधि बोला जाता है। इसके ड्रॉबैक के बारे में हम लोगों ने जाना कि इसका अधिक मात्रा में प्रयोग इनफर्टिलिटी लाता है महिलाओं के अंदर और उनके पुनः गर्भाधान होने की प्रवृत्ति जो होती है वो धीरे धीरे घट जाती है, वजन लगातार बढ़ता जाता है। फिर मेरे प्यारे बच्चों, ज्वर रोधी या एंटीपायरेटिक ऐसी औषधि जिसके उपयोग से हमारे शरीर का ताप सामान्य से अगर बढ़ा हुआ है तो उसको कम कर देता है, उसको एंटीपायरेटिक औषधि बोला जाता है। एंटीपायरेटिक औषधि के अंतर्गत हम पैरासीटामोल और एस्पिरिन का प्रयोग करते हैं। पैरासीटामोल पैराएसिटामिनोफिनॉल है और एस्पिरिन एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है। मेरे प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम खाद्य पदार्थ में रसायन का प्रयोग, किस मधुरक का प्रयोग करते हैं, हम शुगर फ्री के रूप में क्या यूज करते हैं, शुगर फ्री का कैलोरी मान कितना होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और कैसे हम साबुन का निर्माण करेंगे, कैसे हम अपमार्जक का निर्माण करेंगे, अपमार्जक धनायनिक और ऋणायनिक अपमार्जक किसको बोला जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। साबुन का निर्माण कैसे होगा, उसमें कौन कौन से क्षार प्रयुक्त होंगे, वसा कैसे होगा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और साबुन का निर्मलन क्रिया जो बहुत महत्वपूर्ण है, मिश्रण क्रिया पर अगले दिन हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।